हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग 110 110वीं क्लास है जी। 2 जनवरी को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, मैंने ये पेपर कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन से उठाया है। बाकी शिफ्ट 1 में जितने भी पेपर हुए होंगे उन सब में पेपर 1 जो है आपको यही मिलेगा। दिसंबर 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 के हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है इसमें 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 109 क्लास तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप रिवर्स में चलते हुए इट्स लाइक 110, 109, 108 जितने ज़्यादा पेपर्स आप सोल्व कर सकते हो उतने आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो 50 क्वेश्चंस हैं, पेन पेपर लेके बैठिए और उनको सोल्व करके देखिए साथ ही साथ, ठीक है। ऑब्वियसली फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। सो ये टेबल आपको दिख रही होगी। 5 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन्होंने दे रखे हैं, 1000 में इन्होंने नंबर दे रखा है। ए बी सी डी ई जो है वो मैन्युफैक्चरर हैं और 2021 से लेके 2025 तक इतना जो है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट किया है, ठीक है। सो मैन्युफैक्चर्ड इज गिवन अगेंस्ट दिस against their respective year of manufacture. Okay, in which of the following years the production of A was approximately equal to the average production of that year? That means हमें yearly average production निकालना पड़ेगा, which means 29 प्लस 45 प्लस 26 प्लस 15 प्लस 32 इज इक्वल टू और डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 हैं, ए बी सी डी ई 5 मैन्युफैक्चरर। ओके जी, सेम अगेन यहाँ पे भी इनको ऐड कीजिए और यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 5 से। क्या आंसर आता है, इनको भी ऐड कीजिए। दैट मीन्स अच्छा चलो सबकी नहीं तो हम 2021 22 23 24 25 का अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो 24 तक तो आपको एवरेज निकाल के देखना पड़ेगा। जो भी एवरेज आएगा रिस्पेक्टिव ईयर्स का, उन एवरेज में ये जो है कौन से के करीब हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, वो आपसे पूछा गया है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे इसका मेनू ये एवरेज निकाल सकते हो। कर लो स्टॉप। अदरवाइज ये रहा जी आपका आंसर। ये आप जो है मैन्युफैक्चरिंग जब कर रहे हो तो डिवाइड बाय 5 करके 29.4, 40.6, 47.4, 46.2 एंड 46। सो देखो ईयर 21 में ये 29 और ये 29.4 है। ओके तो ये सबसे करीब है, सबसे पास है, वो आप देख सकते हो। ये आपका फर्स्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके देन है जी सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट बी वाज लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग। दैट मीन्स आपको कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग निकाल के, जो कि हमने ऊपर कंबाइंड निकाली थी, सो ये थी हमारी कंबाइंड टेक्निकली 203, 237, 231, 230, ये मैन्युफैक्चरिंग हमारी क्या थी, टोटल थी, ठीक है। सो वो कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग जो ऊपर वाले में निकाली है एवरेज से पहले, उसको उसको वो लेके रेफरेंस में यहाँ पे बी की परसेंटेज निकालनी है। जैसे यहाँ पे 203 था इसका मैन्युफैक्चरिंग कंबाइंड 203, तो 203 जो है 52 कितना परसेंट है उसका, सो 52 डिवाइड बाय 203 इंटू 100। सेम इन सब के लिए करना है आपने, तो ये भी आपको करके देखना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, पेन पेपर उठाना पड़ेगा। ओके तभी प्रैक्टिस होगी, वरना डाटा इंटरप्रिटेशन में डब्बा गुल हो जाएगा। ओके सो इसको सोल्व करोगे तो जो आंसर आएंगे वो मैं दिखा देती हूँ। ये है आंसर्स, देखो ये 203 था, ये 237 था, 231 था, 230 था। तो यहाँ पे 45 डिवाइड बाय 147 इंटू 100, 52 डिवाइड बाय 203 इंटू 100, 54 डिवाइड बाय 237 इंटू 100। तो ऐसे परसेंटेज जब आप निकालोगे, इस परसेंटेज में सबसे लीस्ट जो है वो आपको 2023 का नजर आएगा, विच मेक्स योर आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट डी। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डी का 2021 के साल में इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन इट्स प्रोडक्शन इन द ईयर 2024। तो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है। दैट मीन्स पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना कम है। सो कितना कम आ गया जी, ये 7 और 5 10 11 12 कम है, ठीक है। किससे कम है वो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सो 12 कम है 27 से, इनटू में 100। सो ये आपने सोल्व करना है। 3 चौके 12, 3 नेम 27, 400, 9 डिवाइड कर लो इसको, 9 9 क्या नहीं, 9 5 5 नेम 45,
सो 4 निम 36, 9 चौके 4 पे जाएगा, 44 आंसर आएगा, दिख रहा है, ठीक है, आंसर आपका 44 हो जाएगा, ठीक है जी। सो परसेंटेज जब निकालना हो तो जब ये लेस देन और मोर देन का परसेंटेज हो तो एक बात ध्यान रखिए कि डिवीजन में कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए पहले तो ऑब्वियसली आप ये देखोगे कितना कम या कितना ज्यादा है, ठीक है। अब इन्होंने लेस देन पूछा था यानी 12 कम है, अगर ज्यादा होता तो 15 से 12 ज्यादा होता ना। सो ज्यादा और कम का जब वो पूछते हैं तो आप ये ध्यान रखो कि डिवाइड बाय वो चीज आएगी जिससे वो कम ज्यादा है। मान लो हमसे कम पूछा है तो किससे कम है, 27 से कम है। अगर हमसे पूछा होता व्हाट परसेंट मोर देन इट्स प्रोडक्शन इन 2021-24, ये उल्टा कर देते तो वो क्या हो जाता, डिफरेंस तो 12 ही होता, लेकिन कितना परसेंट मोर होता वो डिवाइड बाय 15 आ जाता, क्योंकि किससे मोर, किससे ज्यादा, तो वो 15 से ज्यादा। सो वो आप ये ध्यान रखिए किससे कम या किससे ज्यादा पूछा है वो डिवाइड में आएगा, ओके। The production of product C in the year 2023 was approximately what percent of the total production of product B in the years 2022 से 2024, ठीक है। So production of C पूछा है, C 2023 में, ठीक है, और total production B का 2022 और 2024 यानी ये हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और हमसे पूछा व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत है। सो वो आपने सीधा सीधा जैसे हम मान के चलते हैं ना कि मान लो ये टोटल हो गया x और ये है y, सो x जो है y जो है वो कितना प्रतिशत है x का। सो y इज इक्वल टू x का कितना, x मान लो कैपिटल x है, कैपिटल x का इतना प्रतिशत है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, राइट। सो वही चीज हमें यहां करनी है। प्रोडक्शन एक 92 हो गया, एक 110 हो गया। सो 92 जो है वो x% है 110 का, सो वो x निकल जाएगा हमारा 83.63, ठीक है जी। If we consider the combined production of C and E in each year, हर एक साल में जब हम C और E का combined production देखते हैं, then what is the difference between their combined production in 2023 and 2025? That means 92 plus 39 और 82 plus 34, so ये जो combined होगा उसका difference निकालना है हमने, ठीक है। सो 92 प्लस 39 करके 82 प्लस 34 करके उनका सब्ट्रैक्शन करना है, दैट मीन्स 116 131 माइनस करके 15,000, यानी आंसर आपका बी आ गया, ठीक है जी। इजी है, इजी ही होता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। आपको देखने में सारी चीजें इजी लगेंगी, आपको करके क्या देखना है, आपने प्रैक्टिस करने के लिए पेन पेपर उठाना पड़ेगा, वो करके देखिए, ओके। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव, कोटा, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, इजीएस्ट क्वेश्चन हमने कर रखा है अच्छे से। हैंड पिक्ड केसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक यूजेबिलिटी, सो ये क्या हो गया जी, हैंड पिक्ड है, सो पर्पसिव हो सकता है। इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये अपना कोटा सैम्पलिंग है। चूजिंग द नियरेस्ट इंडिविजुअल टू सर्व एज रिस्पॉन्डेंट, ये आपका कन्वीनियंस हो गया। आइडेंटिफाइंग अदर रिस्पॉन्डेंट्स विद द हेल्प ऑफ इनिशियल रिस्पॉन्डेंट्स, ये आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया। सो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो बेसिक है, हमने कर रखा है बहुत बार। अरेंज द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑफ आइडियल नॉर्मल वेरिएट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो इसके लिए आपको जो प्रोबेबिलिटी कर्व करवा रखा है कि यहाँ पे 1 तक सिग्मा, माइनस सिग्मा 1 सिग्मा, ये प्लस सिग्मा, देन 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यहाँ तक जो हमने वैल्यूज थी वो जो कर रखी थी वो अगर आपको याद है तो ही आप इसका आंसर बता पाओगे, ओके। इतना तो हमें याद था कि ये पोर्शन मैक्सिमम है 34.13%, ये भी 34.13%, ये आपका जीरो होता है और इधर उधर आपकी जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ओके। सो देखो जीरो से लेके z की वैल्यू है, जीरो से बड़ी है बट 1 से कम है, यानी +1 से कम है और 0 से बड़ी, यानी ये वाले पोर्शन की बात हो रही है, ओके सिर्फ। तो ये कितना हो गया जी, ये तो 34.13 हो गया। अब +1 से +2 के बीच, ओके, +1 और +2 ऑब्वियसली इससे कम है, ये 13 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो +2 से +3, +2 से +3 तो और भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। और +3 से इन्फिनिटी के बीच में अगर आप देखोगे तो वो और ज्यादा कम है। सो ये क्या आना चाहिए, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो DCBA ही आना चाहिए, है क्या, DCBA फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, DCBA। सो ये था अपना, देखो
ठीक है। सो ये 34 पॉइंट, वही परसेंटेज में बता रही हूँ, ये वैसे हैं 34.13%, ये भी 34.13%, ये 13.59, ये 2.1, और ये तो आगे फिर 0 पॉइंट वाली बात आ गई। ओके, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेफ्ट राइट बराबर होता है, ये मिड है, लेफ्ट में भी सेम वैल्यूज है, राइट में भी सेम वैल्यूज हैं। ओके, सो 50% ये वाला कवर करेगा और ये वाला दूसरा 50% कवर करेगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ अपीयरेंस बिगिनिंग विद द ओल्डेस्ट। तो सबसे पुराना क्या होगा? बुक्स तो सबसे पुरानी है कंपैरेटिवली, राइट? बुक्स के बाद न्यूज़पेपर आना चाहिए, न्यूज़पेपर के बाद बाकी चीजें आई। तो सीडी से हो रहा है सोल्व, हो रहा है। पहले बुक्स, देन न्यूज़पेपर, देन आपका फिल्म्स आई, फिर आपका रेडियो आया और फिर आपका टेलीविजन आया। तो आंसर थर्ड आ गया। ओके, सो एक दो चीजें अभी आपको बेसिक आइडिया होगा ना, वो वैसे भी सोल्व हो जाएंगी। विच एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट रिकमेंडेड 6% ऑफ जीडीपी एज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन? तो सबसे पहली पॉलिसी ने ही बात कर दी थी इसकी। तो 68 की जो पॉलिसी है वहां से, क्योंकि कोठारी कमीशन ने 6% रिकमेंड किया था, वहां से हम बोले जा रहे हैं 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, 6% होना चाहिए। 2020 में भी हम यही बोल रहे हैं 6% होना चाहिए, बट हुआ नहीं अब तक। ओके, then concept mapping, 5E based lesson planning, stimulus response based planning, unit plan। तो देखो stimulus response जहां आ गया वहां पे behavioristic approach ही रहता है। C का फोर्थ यहीं से ही सोल्व हो गया आंसर। तो ये तो बेसिक है, हमने पढ़ रखी है बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है जहां भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स आएगा। देन आपका बाकी चीजें देख लो एक बार। कॉन्सेप्ट मैपिंग, जब आप ग्राफिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हो फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज। देन 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। और यूनिट प्लान जो है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो गया सब्जेक्ट मैटर का। ओके, आंसर आपका सेकेंड हो गया। योग्यजा प्रत्यक्ष कैवल्य जनन, ओनली प्रत्यक्ष। देखो ओनली प्रत्यक्ष तो चरक में आता है, ये तो बेसिक है, ये तो मतलब और कुछ याद नहीं आ रहा तो भी ये तो याद होगा आपको, राइट? अगर सिर्फ ओनली प्रत्यक्ष है चरक संहिता चरक में तो ये आपका यहीं से ही सोल्व हो गया, सी का सेकेंड। ठीक है, बाकी चीजें केवल्य जनन हमने जैनिज्म में पढ़ा है, मति प्राय जनन और वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये केवल्य जनन वहां पे आ गया। एंड ये है आपका अप्रोक्ष अनुभूति। सो अनुभूति जो है वो सब मतलब अनुभूति वाली चीज वेदांता में ही आती है, क्योंकि वेदांता सारे उनको एक्सेप्ट करती है जो भी सोर्स ऑफ नॉलेज है, 6 के 6, राइट? और ये योग जब प्रत्यक्ष जो है वो आपका न्याय फिलोसफी में आ गया। आंसर आपका फोर्थ आ गया। Okay, which of the following is not the criticism of behaviorist model of teaching? So criticism नहीं है, वो आपसे पूछा है। Okay, it doesn't take into account important internal processes that takes place in mind. So ये बात तो ठीक है, वो नहीं करता इंक्लूड, तो ये तो क्रिटिसिज्म हाँ मतलब है। ठीक है, तो नोट द क्रिटिसिज्म पूछा है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हायर ऑर्डर लर्निंग। हाँ, बिहेवियरिज्म या बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला, वो छोटे बच्चों के लिए ही ज्यादा बेटर रहता है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लोअर ऑर्डर। रुको, इट इज नॉट, हाँ लोअर ऑर्डर के लिए तो अप्रोप्रिएट है ना। सो ये क्रिटिसिज्म नहीं है भाई। लर्निंग इज समटाइम्स बियॉन्ड द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो क्रिटिसिज्म क्या है कि ये लोअर ऑर्डर लर्निंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, नॉट द क्रिटिसिज्म। बाकी सारे क्रिटिसिज्म है। तो आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये लर्निंग की स्पेलिंग टिक कर लेना। The Blackfoot disease is caused by the contamination of dash in drinking water. आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड। सो देखो लेड, मरकरी, कैडमियम ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सारे ही पढ़े हुए हैं वैसे तो। बट मरकरी मीना माता डिजीज हो जाती है, कैडमियम से इटाई इटाई डिजीज हो जाती है, लेड में भी ये ब्लैकफुट डिजीज नहीं होती, ब्लैकफुट डिजीज होती है जी आर्सेनिक से। ठीक है, सो ब्लैकफुट डिजीज एक सीवियर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है। ठीक है, प्राइमरीली कोज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आर्सेनिक का। और ये चीज जो है वो पता कहां से चली थी? कोस्टल रीजन ऑफ ताइवान, वहां पे फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था कि वो जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक से कंटामिनेटेड वाटर जो यूज हो रहा है, वहां का नेचुरल वाटर ही ऐसा है। सो उस वजह से जो टॉक्सिन्स की वजह से फिर लोगों में ये ब्लैकफुट डिजीज जो है वो कोज होने लगी, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो की वजह से। ठीक है, लेड जो है उसमें अगर वो होता है ना टिपिकली कॉजेज एनीमिया, सो अगर आपका लंबा एक्सपोजर होता है तो। अरेंज द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के हिसाब से मतलब क्रोनोलॉजी में इनको लगाना है। लिनक्स, देन MS DOS, मैक OS और विंडोज। तो आंसर आपका क्या रहेगा जी? सेकेंड रहेगा।
BCAD, क्योंकि BCDA ऑप्शन में नहीं है, अदरवाइज विंडोज पहले आया है 1985 में और लिनक्स बाद में आया है, बट हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ BC वाले से ही ऑप्शन आपका ठीक जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसलिए हम BCAD के साथ जाएंगे, अदरवाइज करेक्ट आंसर इसका BCDA होना चाहिए। ओके, सो MS डोज जो है वो 1981 में, मैक जो है वो आपका 1984 में। ओके, फिर विंडोज और फिर लिनक्स। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड। साउंड इटर्नल है और कॉज्ड, यानी ये ऑपोजिट नहीं हो गया, इटर्नल और कॉज्ड ये विरुद्ध वाली स्टेटमेंट हो गई ये तो असिद्ध है, सत्प्रतिपक्ष है, या फिर आपका स्वाभिकार है या विरुद्ध है, तो ये तो विरुद्ध हो गया ना, क्योंकि इसमें जो आपकी ये है ये माइनर टर्म, ये मेजर टर्म और ये मिडल टर्म, तो मिडल टर्म और मेजर टर्म ऑपोजिट है एक दूसरे के। सो जो चीज इटर्नल है उसका कोई कारण नहीं हो सकता, उसका कोई ओरिजिन नहीं हो सकता। ओके, सो इटर्नल और कॉज्ड विरुद्ध हैं जी, तो आंसर आपका विरुद्ध आएगा। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट करवा रखा है, विरुद्ध पहला ही है यहाँ पे। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, या बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड, और बिकॉज इट इज कॉज्ड। सो ये सारे के सारे किस में आएंगे जी, विरुद्ध में आएंगे। ये चीजें मैंने करवा रखी, जो बीच में मैं ये एडिशनल चीजें दिखा रही हूँ आपको, ये ऑलरेडी मैंने मैराथन्स में करवा रखी है। सो दोज 10 मैराथन्स आर मोर देन इनफ फॉर यू अलोंग विद क्वेश्चंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज आर वोलेटाइल? सो रैम, रोम, कैके, SSD और HDD। तो आपको बेसिक आइडिया तो यही होना चाहिए, रैम और रोम में से क्या है वोलेटाइल, क्योंकि रैम और रोम का तो हमने बेसिक पढ़ रखा है ना कि ये वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। सो रैम है जी, तो रैम और कैके मेमोरी जो है वो आपके वोलेटाइल में आ जाएंगे। आंसर आपका A और C आ जाएगा। ठीक है, सो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, कौन सा जो है वो पावर ऑफ होते ही बंद हो जाएगा या हम डाटा लॉस कर देंगे, कौन से में नहीं होगा, ये बेसिक डिफरेंस है रैम और रोम में, वो आपको पता होने चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉइस्चर कंटेंट। सो सबसे ज्यादा मॉइस्चर किस में होगा? गार्बेज में होगा, क्योंकि गीलापन होगा इसमें, गार्बेज। ठीक है, सो गार्बेज में होगा फॉर श्योर। है क्या? देखो मॉइस्चर कंटेंट असेंडिंग ऑर्डर, तो लास्ट में D आना चाहिए। ये देखो लास्ट में D। ठीक है, अब D से पहले C इन्होंने खुद दे दिया, यानी रिफ्यूज। ठीक है, रिफ्यूज से पहले अब रबिश और ट्रैश, तो कौन से में जो है वो मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, ज्यादा होगा, वो आपको आइडिया लगाना है थोड़ा सा। सो इसमें आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ट्रैश में कम होता है, रबिश में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, फिर रिफ्यूज में, और फिर आपका गार्बेज में सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वापस से रिपीट हो सकता है, या इसकी इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। ओके, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी बॉडीज दे रखी हैं, NHERC, NEC और HEGC और GEC। ओके, सो जनरल एजुकेशन काउंसिल, देन आपका ये हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, तो ग्रांट ये फॉर ग्रांट देगी, फंडिंग देगी। ठीक है, नेक जो है वो एक्रेडिटेट करेगी, ये रेगुलेटरी काउंसिल जो है वो रेगुलेट करेगी, और जनरल काउंसिल जो है वो नेशनल हायर क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाएगी। ओके, सो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया। ओके, NEP 2020 से क्वेश्चन है, मैंने डिटेल में करवा रखी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, 582, 82 से 81 गए। ओके, चलो ये देखते हैं, 82 से 85, 85 से 92। सो 82, 582, 82 में हमने 3 जोड़ दिया, सो ये आ गया 585। 85 में अगर मैं 5 जोड़ती तो 590 आता, लेकिन वो इन्होंने स्किप कर दिया, ये सीधा 7 जोड़ के 592 पे गई हैं। दैट मीन्स मैं अगला +9 करने की बजाय +11 कर देती हूँ। सो अगर मैं +11 करूंगी तो ये आपका क्या आ जाएगा जी, 2 और 1 3, 603 आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर आपका 603 जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा, वही ठीक है। सो एक एक ओड नंबर स्किप कर रखा है इन्होंने। स्वयं कब लॉन्च हुआ, ये तो हम चीख चीख के बताते हैं हर बार, 2017 में लॉन्च हुआ, वही आंसर है इसका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो जावा, C++, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, गूगल थोड़ी ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, in quantitative research strategy, principal orientation to the role of theory in relation to research is, तो ये inductive है, objectivism है, deductive है, या constructionism है। So जब थियरी के रोल की या थियरी की बात आ रही है तो हम डिडक्टिव पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जनरल जो थियरी है उससे हम स्पेसिफिक पे जाते हैं रिसर्च करने के लिए। ओके,
अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल वो होता है ना केक वॉक वाली चीज है कि आप इनको शांति से, क्योंकि ये 2 नंबर आपके फिक्स कर देगा, आप शांति से बैठ के इनको कैलकुलेट करके देखो। ओके, आप ऑप्शंस देख के भी कर सकते हो। ओके, ऑप्शंस में जैसे ई और सी सबसे छोटा और बड़ा दे रखा है। ओके, तो आप ई और सी को सबसे पहले सोल्व कर लो स्मार्टली। ओके, ई और सी में से जो भी छोटा होगा मुझे आइडिया हो जाएगा। ओके, अब ई और सी में से जो भी छोटा बड़ा होगा तो वो चीज हमें डी के साथ कंपेयर करके आंसर ही आ जाएगा मेरा। तो मैं सी का अगर करके देखूं तो देखो 4 0 पॉइंट डेसिमल लगेगा। 7 तो 7 7 6 के 42, नहीं 7 5 35, ठीक है 5 0 और 7 तो 7 49, यानी ये तो हो गया 0.57। ओके, अब मैं ये देख लेती हूँ 8 और ये 15, 0 लगेगी, डेसिमल लगेगा, ठीक है। 15 तिया 45, 15 5 75, 15 5 75, 5 पे जाएगा, बचा 5 0, 15 दूनी 10, सॉरी 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 पे जाएगा, यानी कि मेरा ई जो है वो छोटा है। सो ई वाला आंसर आएगा, ये तो श्योर हो गया, ये 2 ऑप्शंस कट आउट हो गए। ओके, या तो आप सबको ही सोल्व कर लो या आप स्मार्टली सोल्व करो, दोनों चीजें हो सकती हैं। सो ई हो गया, देन डी और सी में से देखना है मुझे। अब मैं सी तो सोल्व कर चुकी हूँ, मैं डी और सोल्व कर लेती हूँ। सो ये 3, ये 5 और ये 5 6 की 30, तो 0.6। सो ऑब्वियसली डी वाला बड़ा है, तो आंसर मेरा ये आ गया। यहीं से पता चल गया सी छोटा है डी बड़ा है, तो आंसर आपका 4th हो गया। ओके, सो आप स्मार्टली भी 2-3 चीजें भी सोल्व करके आप इसको आंसर को सोल्व कर सकते हो। चलो ठीक है। Whether the results of a study can be generalized beyond the specific research context, ये क्या मतलब है कि it refers to reliability। reliability तो consistency को show करती है, generalization को show नहीं करती। generalization को external validity show करती है। हमने external internal validity की बात की है। so external validity जो है वो आपका जितना ज्यादा आप generalize कर पाओगे आपके results को, उतनी ही आपकी external validity better रहेगी। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड था, 1987 में आया था। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन 1970, अच्छा कन्वेंशन पूछा है, कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी। ठीक है, बट यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं, कन्वेंशन पूछ लिया। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ये भी हमें पता है। क्या इससे सोल्व हो रहा है? मेरा आंसर हो रहा है। क्योटो और मॉन्ट्रियल तो पता है सबको। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट आपकी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए, और बेसल कन्वेंशन आपका ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट के लिए है। आंसर आपका सेकंड आ गया। ठीक है जी। सो आपने स्मार्ट वर्क करना है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। जब आप पढ़ रहे हो, जब आपने मैराथन देखी है, तब आप सोलली उनको समझो, उनको ग्रैब करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो जो जो चीजें फैक्चुअल हैं। उसके अलावा जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो थोड़ा सा टेक्निकल बी स्मार्ट, गेस वर्क करो, गेस वर्क भी कैलकुलेटेड गेस करो। ओके, अरेंज द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन फ्रॉम लोअर टू हायर। सो लोअर टू हायर, सबसे हायर में इवैल्यूएशन आएगा, ये मुझे पता है। सो ए आएगा लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले बी आएगा कि डी आएगा? तो पहले डी आएगा, नॉलेज आएगा, तो आंसर मेरा सेकंड हो गया। अब मैं कंफर्म कर लेती हूँ, पहले नॉलेज है, देन मेरा कॉम्प्रीहेंड करना है उस नॉलेज को, फिर एनालाइज करना है, फिर सिंथेसाइज करना है, फिर इवेल्युएट करना है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया मेरा, राइट। Identify the advantages of open-ended questions in a survey. So it is easy to process the answer। नहीं, open ended का तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सर्वे में जब मतलब ये एडवांटेज नहीं है, इट्स नॉट easy to process the answer, ये एडवांटेज नहीं है, इट्स डिफिकल्ट टू प्रोसेस द आंसर्स। आप जब क्लोज एंडेड की बात करते हो, दैट इज easy to process the answer। रिस्पॉन्डेंट्स कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स, हाँ ये इसका फायदा है कि वो अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। दे एनहेंस द कंपैरेटिबिलिटी, नहीं कंपैरिजन नहीं कर पाओगे आप, यहाँ पे कंपैरेटिबिलिटी कम हो जाती है, ये एडवांटेज नहीं है। दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज और वंस इन विच द रिसर्चर हैज लिमिटेड नॉलेज, तो ये यूजफुल होते हैं चीजों को एक्सप्लोर करने में। सो बी और डी ऑप्शन में है क्या? है ना, बी और डी। ठीक है। ओके, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन लेक। हाँ, यूट्रोफिकेशन से जो है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी लेक में। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ये बात तो ठीक है, लेकिन यूट्रोफिकेशन का वो तो नहीं दिया एक्सप्लेनेशन इन्होंने।
डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वाटर में वो कम हो जाएगी जैसे जैसे हम पानी को उबालेंगे या टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा वो जो भी चीजें डिजोल्व है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी, ऑब्वियस है, ठीक है, कॉमन सेंस वाली चीज है। बट यूट्रोफिकेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हमारा सेकेंड रहेगा जी। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। Higher education institutions in country with appropriate credit transfer mechanism are facilitating students to enroll themselves in pre-designed academic programs। तो हायर एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशंस इन कंट्री के जिनमें अप्रोप्रिएट क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म है, बट है ही नहीं ना अभी तक, तो हम लेके आ रहे हैं क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म को, और वो भी एबीसी के थ्रू। तो एबीसी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट एज वेल एज एनी टाइम एनीवेयर एनी लेवल लर्निंग। ये बात ठीक है, लेकिन अभी तक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म शुरू नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं कि पहले से ही प्री डिजाइंड एकेडमिक प्रोग्राम्स में वो क्रेडिट ट्रांसफर के बेस पे फैसिलिटेट कर रहे हैं एनरोलमेंट, बट ऐसा नहीं है। सो दूसरी स्टेटमेंट सही है जी, पहली गलत है, ओके। ये तो 2020 के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि एबीसी के अकॉर्डिंग चीजें हों, ओके। A batsman scores 87 runs in his 17th innings and thus increases his average score by 3. His average after 17th inning is 36. So देखो 17वीं इनिंग के बाद है 36, यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 36, ये उसका क्या आ जाएगा जी, टोटल स्कोर आ जाएगा, ओके। 17वीं इनिंग के बाद 17वीं में उसने स्कोर किया है 87, यानी जो भी आएगा यहाँ आप मल्टीप्लाई करके देखो, उसमें से अगर मैं 87 माइनस कर दूंगी तो मेरा 16th इनिंग तक का क्या आ जाएगा, टोटल स्कोर आ जाएगा, ओके। अब मैं उस टोटल स्कोर का 16th इनिंग तक एवरेज निकाल के देखती हूँ और फिर देखती हूँ कि ये 17वीं इनिंग के बाद, यानी ये बोल रहे हैं कि 17वीं के बाद अगर 36 एवरेज है तो मेरा 16वीं से पहले एवरेज कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए, ताकि 3 का डिफरेंस हो कि मेरा एवरेज 3 से बढ़ गया, राइट। तो ये आप कैलकुलेट कीजिए, 17 मल्टीप्लाई बाय 36, वहां से आपका आंसर आएगा, ओके। और ये आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये एवरेज स्कोर आपका 3 से नहीं बढ़ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जब आप सोल्व करोगे तो ए गलत होते ही एक ऑप्शन कट आउट हो गया, ओके। अब देखो सी तो हर एक ऑप्शन में है, दैट मीन्स सी ठीक है, ओके। देन है आपका बी और डी की बात आ रही है, तो आप बी और डी चेक कर लो एक बार कि ठीक है दोनों या नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड और डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 6/7, आपका अगर मैं दोनों में से 3 माइनस कर दूं तो मेरा 3/4 आ जाएगा। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ठीक है। देन है द वैल्यू ऑफ 1/2, 1/3, 1, यानी कि देखो अगर मैं 1 + 2 को सोल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा 2, और ये 2 + 1 यानी ये 3/2 आ जाएगा, ओके। और ये मल्टीप्लीकेशन में है सारी चीजें, दैट मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4, ऐसे चलता रहेगा सारा, और वहां पे 120 तक है ये, तो यानी 121 डिवाइड बाय 120, ठीक है जी। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, तो ये सारे के सारे कैंसिल होते जाएंगे ऐसे ही, ये 120 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 121 और 2 बचेगा। सो 121 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आपका 60.5 आ गया। ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। सो आंसर आपका बी, सी और डी आ गया जी, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ओनली बी सी डी। पहले वाली स्टेटमेंट गलत है, ये यहाँ पे 33 नहीं 30, हाँ ये रहा 32.8 आंसर आ रहा है। तो आपका जो एवरेज का डिफरेंस है वो 3 नहीं है, 3.2 है, ओके। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी चीजें ठीक है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, मतलब इतनी बार करवा रखी है आपको ये सारी की सारी जो फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सर्विस बस या सीरियल बस, आंसर आपका सेकंड रहेगा। प्राइमरी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लर्निंग ग्रुप, पब्लिक ग्रुप, मेंबर्स इंटरेक्ट विद वन अनदर टू बेनिफिट एन ऑडियंस, ओके। सो पब्लिक ग्रुप लग रहा है ये तो। गोल इज टू इम्प्रूव मेंबर्स स्किल, तो मेंबर्स की स्किल आप इंप्रूव करना चाह रहे हो। मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन सेंटिमेंट, ऑल मेंबर्स हैव अ कॉमन प्रॉब्लम, ओके। देखो जब आप किसी के बेनिफिट की बात कर रहे हो तो ये पब्लिक ग्रुप लग रहा है, ओके। इसको अगर मैं बंद करती हूँ, लर्निंग ग्रुप क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप जो है सेंटिमेंट्स के बेसिस पे जुड़ते हो, ठीक है।
है क्या ऐसा कुछ? नहीं, बी का तो फोर्थ है, सभी की सेम प्रॉब्लम्स है। ये आएगा भाई, देखो यहाँ पे मेजरली ये है, 4 है आंसर इसका। तो ये देखो 4 इन द सेंस बी का फोर्थ है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उन सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम होगी, तभी वो साथ जुड़े हैं, ठीक है। अगर वो साथ जुड़ गए हैं तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो लर्निंग क्या होगा, लर्निंग में हर एक गोल क्या है, मेंबर्स की स्किल को इम्प्रूव करना। ओके, देन है आपका, देन है ये पब्लिक ग्रुप बच गया और प्राइमरी ग्रुप बच गया। प्राइमरी ग्रुप जो है वो सेंटिमेंट्स के बेसिस पे होगा और पब्लिक ग्रुप जो है वो ऑडियंस को बेनिफिट देने के लिए होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर है, ठीक है। सो आपने देखना है कि जो आप सोच रहे हो उसके हिसाब से कोई ऑप्शन फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। In everyday conversation, when people make reference to paying attention, planning, forgetting, guessing, daydreaming and so on, they are invoking, वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, cognitive concepts को इन्वोक कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन। तो देखो मिस और डिस जैसा तो कुछ है नहीं इसमें। जब आप डेली कन्वर्सेशन में आप किसी चीज को अटेंशन देना चाह रहे हो, कुछ प्लान करना चाह रहे हो, कुछ भूल गए हो, गैस वर्क कर, तो ये सारे के सारे कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है इनमें। ओके, choose the correct statement among the following. Diagnosis of learners is done in interactive stage of teaching. Diagnose जब आप कर रहे हो, ठीक है। फीडबैक और टेस्टिंग जो है वो पोस्ट एक्टिव रहेगा, ये तो फॉर श्योर सही है। बी वाला तो फॉर श्योर सही है कि फीडबैक और टेस्टिंग पोस्ट एक्टिव स्टेज में होता है। सो अगर बी सही है तो ये 2 ऑप्शन कट आउट हो गए। यहाँ पे ए बी डी है और ये ए बी ई है, दैट मीन्स ए बी सही है कि इंटरएक्टिव स्टेज के दौरान आप डायग्नोस करते हो। अब डी और ई चेक कर लो। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेस्टिंग devices is done on post active stage, या decision about strategies of teaching is done। तो डिसीजन तो आप प्री एक्टिव स्टेज में लोगे ना, डिसीजन तो आपने पहले ही ले लिया, तो ई गलत हो गया जी। और सिलेक्शन जो है आपकी स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग का, वो ये हाँ, सिलेक्शन वाला जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ए बी और डी, ठीक है। सो पोस्ट एक्टिव में आपकी जो, क्योंकि टेस्टिंग डिवाइसेस के सिलेक्शन की बात हो रही है, टेस्टिंग डिवाइसेस पोस्ट एक्टिव में आएंगे। ओके, which of the following are true? न्याय, for the न्याय, the knowledge of abhav is acquired through अनुपलब्धि प्रमाणा। न्याय makes a distinction between लौकिक and अलौकिक प्रत्यक्ष। न्याय reduces अर्थपति to अनुमान, और न्याय accepts the validity of उपमान as a प्रमाणा। सो देखो उपमान मतलब कंपैरिजन वाला जो बात हो रही है, सो एनालॉजी, ठीक है, तो वो चीज आप होती है इसमें, ठीक है। उपमान अनुमान लगाना एक तरीके से, उपमान कंपैरिजन, और अर्थपति को ये अनुमान में ही मान के चलते हैं, यानी ये अर्थपति को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं, ये बात भी ठीक है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। सो अनुपलब्धि प्रमाण जो है ये अनुपलब्धि को तो मानते ही नहीं है, ठीक है। तो ये किस किस को मानते हैं, ये देखो न्याय फिलोसफी, ये रहा उपमान कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, इन्फ्रेंस अनुमान और परसेप्शन, ये 4 को ही मानते हैं। ये अनुपलब्धि प्रमाणा तो मानते ही नहीं है ना, तो नॉलेज ऑफ अभाव जो है वो अनुपलब्धि प्रमाणा के थ्रू कैसे आप गेन कर लोगे जब अनुपलब्धि को ये मानते ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो अनुपलब्धि या पोस्टुलेशन और ये आपका नॉन एप्रीहेंशन है, ये सिर्फ वेदांता वाले में जाता है, न्याय में नहीं जाता है। ओके, इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो, तो एक की अगर इनकम 3x है तो दूसरे की 2x है, एक के खर्चे 5x हैं तो दूसरे के खर्चे 3x हैं, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 3000, तो दोनों ही 3000 रुपए बचा रहे हैं, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 3000। ऐसे ही इसकी इनकम, अच्छा 3x मैंने सब में ही x लगा दिया, रुको भाई, देखो अगर 3x है ए की इनकम और बी की जो है वो 2x है इनकम, ठीक है, और इनकम में से, ठीक बोल रही हूँ ना, हाँ, 5y आपका एक्सपेंस हो गया, यहाँ पे 3y हो गया, और इज इक्वल टू दोनों ही 3000 रुपए बचा रहे हैं, तो इज इक्वल टू 3000। ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं ये 3x की वैल्यू निकाल सकूं a की इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो देखो मुझे x की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे y कैसे तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 से और इसको कर देती हूँ 3 से। सो 5 तिये 15x माइनस 5 सॉरी 3 से 3 तिया 9 3 तिया 9 5 तिये 15y इज इक्वल टू 3 तिया 9 9000। यहाँ पे 5 से करूंगी तो 5 दूनी 10x माइनस 5 तिये 15y इज इक्वल टू 5 तिये 15000,
ठीक है, अब मैं अगर इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी, आंसर नहीं आ जाएगा कुछ तो। नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करके देखते हैं। 10x माइनस 15y माइनस 9x माइनस 15y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गए 6000। ठीक है, 10 में से 10x, हाँ ये वाला, ठीक है, तो ये माइनस आ गया, तो ये अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ माइनस का साइन रहेगा। सो ये कट आउट हो जाएगा, 10x में से 9x गए तो x आ जाएगा और x की वैल्यू 6000 आ जाएगी। दैट मीन्स 3x की वैल्यू 6 दूनी 12 6 18, तो 18000 है जी। ठीक है, और इसकी कितनी है, 6 दूनी 12, तो एक की 18000 इनकम है, एक की 12000 इनकम है, और दोनों ही जो है वो 3-3 हजार रुपए सेव कर पा रहे हैं। ओके, कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू रोम, ओके, ये रोम है तो ये तो मेमोरी वाली चीज आ गई। सीपीयू मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो गया और सीपीयू आपका प्रोसेसर हो गया। 4 3 2 1। ओके, क्रैब, बाक, ओवर और सिंग यहाँ वैल्यूज दे रखी हैं। सो एक बार देखो इनको, ये कोड लैंग्वेज में इनको जोड़ के देख लो। ए बी सी, सी मतलब 3, ए मतलब 1, बी मतलब 2। अब आर का देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, 15 16 17 18। सो 18वें नंबर पे आर आता है। ओके, सो 18 और 2 20 और 3 23 और 1 24 है क्या, 24, ये लो। ठीक है, थर्ड। अब मैं बाग का और करके देख लेती हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। बाग बी यानी 2, 1, आर मतलब 18, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 9 10 11, 11वें नंबर पे है भाई। ठीक है, तो 18 और 2 20, 20 और 10 30 31 और 32, 32 है क्या, फर्स्ट, ये लो आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, तो ओवर और सिंक का आप कंफर्म करके देख लेना। ये आंसर रहेगा। ओके, which of the following renewable energy sources contributes the most to the total installed power capacity in India? So renewable में सबसे ज्यादा contribution कहाँ है, सबसे ज्यादा contribution solar से है, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा unlimited है technically. Okay, arrange the following phrases in vision of NEP 2020 in the correct sequence. सो ये देखो, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं क्योंकि बातें सारी सही हैं, अब ये किस सीक्वेंस में बोली गई हैं, किस विजन के हिसाब से, सो वो आपने बताना है। कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, एन एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन ethos, developing a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग भारत इनटू एन इक्विटेबल और वाइब्रेंट सोसाइटी, knowledgeable society, instilling among learners a deep rooted pride in being Indian. ठीक है, सो ये चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। अब किस सीक्वेंस में ये होनी चाहिए, आंसर आपका फोर्थ रहेगा जी। सबसे पहले तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के बाद हम चाह रहे हैं, क्यों इंडियन इथोस में क्यों रूट करना है, क्योंकि हम एक वाइब्रेंट नॉलेजेबल सोसाइटी चाह रहे हैं, इक्विटेबल सोसाइटी चाह रहे हैं। ठीक है, देन हम डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो उनके अंदर डेवलप करेंगे, एक कॉन्शियस अवेयरनेस रहेगी अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड, और डीप रूटेड प्राइड आएगा, ये प्राइड इन बीइंग इंडियन, सो वो चीज रहेगी। ओके, सो ये सीक्वेंस है जी। ये सीक्वेंस मतलब आप कॉमन सेंस से थोड़ा सा अपने लॉजिक से लगा पाओ तो लगा पाओ, वरना ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस हैं, बिकॉज आप सारी की सारी बातें थोड़ी ना सीक्वेंस में याद रखोगे जो एनईपी में बोली गई है। एनईपी 2020 हैज एंट्रस्टेड डैश with the responsibility to set up the standards of content, technology and pedagogy for online digital learning, teaching and learning. सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, सो ये चीज है हमारे लिए, आंसर फर्स्ट हो जाएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? सो फॉर द चरक प्रत्यक्ष इज द ओनली प्रमाण, हाँ ये बात तो ठीक है, फॉर श्योर, तो फर्स्ट तो ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फॉर चरक शब्द इज द ओनली प्रमाण, नहीं, बी ऑप्शन गलत है, बी गलत है, तो ये गलत हो गया। फॉर द चरक अनुमान इज नॉट अ प्रमाण, ये बात सही है, अनुमान इज नॉट अ प्रमाण, क्योंकि प्रमाण तो सिर्फ प्रत्यक्ष है, राइट, सो ए और सी तो सही है।
अब ए सी और ए सी डी इनमें से देखना है। जैन के लिए मति इंक्लूड्स बोथ परसेप्चुअल और इन्फरेंशियल नॉलेज, ये बात ठीक है, मति जनन में हम बात करेंगे, तो ए सी डी आ गया भाई। इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया इज रेयरली डायरेक्ट according to limited effect theories. Media effects are almost always exerted by group members and relationships. So देखो जो limited effect theory है ना उसके अकॉर्डिंग ठीक है ये बात की डायरेक्ट नहीं होता है, ग्रुप मेंबर्स और रिलेशनशिप्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये बोल रही है कि मास मीडिया का इफेक्ट भी लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। ये बात लिमिटेड इफेक्ट थियरी बोल रही है, सो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा, दोनों चीजें ठीक है। ओके, सो असर्शन जो है मास मीडिया इम्पैक्ट इज रेयरली डायरेक्ट, रीजनिंग जो है वो बिल्कुल सही है लिमिटेड इफेक्ट थियरी के अकॉर्डिंग। अगर लिमिटेड इफेक्ट नहीं है तो एक हाइपोडर्मिक नीडल इफेक्ट हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट पावरफुल इंपैक्ट होना, वो बात कौन बोलता है, वो हाइपोडर्मिक नीडल थियरी बोलती है, ठीक है। देन है वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ। वैलिडिटी और इनवैलिडिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड या इनवैलिड होगा, जो सिंगल प्रपोजिशन है वो तो ट्रू फॉल्स हो सकती हैं, तो ये बातें दोनों ठीक हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। A person who believes that all social, political, economic, cultural changes is essentially based on the development and diffusion of technology is. सो एक पर्सन जो ये बिलीव करता है कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल चेंजेस जो हैं वो एसेंशियली डेवलपमेंट एंड डिफ्यूजन, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सबके पास पहुंचे, डिफ्यूज हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये टेक्नोलॉजी के प्रो हैं एक तरीके से। सो ये टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट हैं, ना कि कल्चरल, इकोनॉमिक या फिर स्केप्टिक मतलब डाउट में रहना, ठीक है, शक करना टेक्नोलॉजी पे, तो वो चीज नहीं हो रही है। आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिटरमाइंड हो कि डेवलपमेंट और आपका डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करेगा इन चेंजेस में। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिस्ट। ये पैराग्राफ है जी, आप आराम से पढ़िए इसको और आंसर करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए चाहे। द वर्ड कॉन्ग्रुएंट इन द पैसेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय, तो जब आप पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा। सो कॉन्ग्रुएंट का वैसे भी ना भी पढ़ो तो भी कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है, वो करना ना कि कितना आप मैच कर रहे हो, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ते हैं तो कि वो सेम सिमिलर माने जाते हैं, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंट ऑप्शनल, फैसिनेटिंग, अमेजिंग या ऑल इंक्लूसिव। सो कॉन्ग्रुएंट इंक्लूड करता है चीजों को, सो ऑल इंक्लूसिव वर्ड यूज किया जा सकता है। कौटिल्य's वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो कौटिल्य के काम की बात हो रही है क्योंकि कौटिल्य से रिलेटेड ही ये पूरा पैराग्राफ है। इट सर्व्स एज होलिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री ऑफ लॉ, इट सर्व्स एज एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ लॉ इन इंडिया, इट सर्व्स एज स्कॉलर्स अप्रोच दैट इक्वेट्स रिलीजन विद साइंस, इट सर्व्स एज अ पर्सपेक्टिव दैट मैचेस द कंटेम्प्रेरी आइडियाज अबाउट रिलीजन ऑफ हिज टाइम। आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा जी। Which of the following is primarily concerned with the subject of jurisprudence according to Brahmanic classical tradition? So अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र या फिर आपका treatise on politics. So ये धर्मशास्त्र आपका आंसर रहेगा। Okay? The passage tells the reader that Kautilya makes no impact to reduce the diversity of laws within society to the single category of dharma. This illustrates his argument for dash plurality of methods, jurisprudence, scientific approach या classical basis. तो ये plurality of methods आंसर रहेगा। In simple words, the first line of the given passage means the use of dharma for law, however, was neither universal nor inevitable. So there was nothing inevitable or locally accepted about the use of locally की तो बात ही नहीं हुई है। There was nothing essential or meaningful about the use of word dharma in any form. तो essential या meaningful नहीं है, कंपल्सरी और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है कोई चीज, तो ये आंसर रहेगा, कंपल्सरी और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है। ओके, ये हो गए आपके आज के क्वेश्चंस दिसंबर 2025 में। एक और पेपर 110 क्वेश्चन पेपर्स हमने टोटल कर रखे हैं, 2023 से शुरू की थी हमने ये सीरीज। 6 क्वेश्चन पेपर्स और हैं, टोटल 116 तक ही क्लासेस जाएंगी इस बार, क्योंकि टोटल 11 पेपर्स जो हैं वो दिसंबर 2025 वाले सेशन में हुए हैं। ओके, सो 11 पेपर्स हैं हमारे पास ओवरऑल जो हुए हैं। सो हम ऑलरेडी जो है वो 6, 7, 8, 9, 10 5 पेपर्स कर चुके हैं, 6 क्लासेस और हमारी रहती हैं, ठीक है।
सो उनको भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.